बच्चा लोग, मैं स्पेशल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोग करते हैं यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए 2023 के लिए जो वो यूपी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो मार्च से स्टार्ट होंगे, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये एक्सपेक्टेशन है, अभी तक कोई लिस्ट आई नहीं है, लेकिन अब टाइम आ चुका है प्रिपेयर्ड होने का। तो प्रिपेयर्ड होने के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए और कंटिन्यूअसली डेली के डेली लेक्चर्स को अटेंड करिए और प्रिपेयर कर लीजिए 90% एग्जाम कवर अप करने के लिए। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा मैथ और साइंस, जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट है। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए वीडियोस मिलती जाएंगी। जैसे अभी की वीडियो क्लास 10th की फिजिक्स की है, और फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे 7 या 10 मार्क्स का लमसम आ जाता है इस चैप्टर से, सिर्फ इसी चैप्टर से मिला करके। तो इस चैप्टर को जानने के लिए हमें किन किन बातों को सबसे पहले जानना जरूरी है, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने इस चैप्टर को नहीं समझा है, वो भी पेन कॉपी लेकर के फटाफट बैठ जाओ और मजे करो मेरे साथ। तो पहली चीज जो है इसमें वैद्युत धारा है, और वैद्युत धारा को जानने से पहले हमें एक और छोटी सी चीज एक और जाननी होती है, जिसे हम कहते हैं चार्ज, जिसे हम कहते हैं चार्ज। इट्स मीन आवेश। व्हाट इज आवेश? चार्ज मतलब आवेश आखिरकार है क्या? तो आवेश को जानते हैं। आवेश सबने देख रखा है, सबके पास है, बहुत ज्यादा है, अधिक मात्रा में। कुछ लोगों के पास बहुत ही ज्यादा होता है, कुछ लोगों में थोड़ा सा कम होता है, कुछ लोग सब्र करने वाले होते हैं। तो आवेश का सिंपल सा मतलब, जिससे सुना होगा भैया ज्यादा आवेशित ना हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस वर्ड को आपने सुना होगा, बहुत आवेश आ रहा है तुम्हें। तो आवेश का सीधा सा मतलब है गुस्सा होना। आवेश का सीधा सा मतलब क्या है? गुस्सा होना, आवेशित हो जाना, उत्तेजित हो जाना। किसी भी चीज के लिए तुम्हारा उत्तेजित होना ही आवेश है एक तरह से। तो जब इलेक्ट्रिक करंट में आवेश की खोज की गई थी साइंस की भाषा में, तो साइंस की भाषा में कैसे खोजा गया? एक छड़ को किसी चीज पर रगड़ा गया, एक छड़ को किसी चीज पर रगड़ा गया। जैसे कि सभी लोग एक अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो, अभी के अभी 2-4 पन्ने छोटे-छोटे फाड़ लो और फाड़ करके अपने पेन को ऐसे 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 करके कई बार रगड़ो, और रगड़ने के बाद देखोगे तो छोटे-छोटे जो कागज के टुकड़े हैं वो चिपक जाएंगे। इसका मतलब आपने क्या किया? आपने इसको पकड़ा और घिस दिया। जब घिस दिया तो इसको उत्तेजित हो गया, कितना गुस्सा आ गया, भाई साहब आपने मुझे घिसा कैसे? क्यों घिस दिया आपने? तो घिसने की वजह से इसके अंदर आ गया चार्ज। इसके अंदर क्या आ गया? चार्ज मतलब आवेश आ गया। और इसने क्या किया? जो छोटे छोटे टुकड़े थे, अब तुमसे तो पंगा ले नहीं सकता, तुम तो रहे ठहरे बड़े गबरू जवान, ये छोटे छोटे जो कागज थे इनको पकड़ के धर के खींच लेता है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को खींचने की क्षमता आ जाती है किसी भी वस्तु में, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, मतलब आवेश कहते हैं। और आवेशित हो गया। किसी भी चीज को अगर आवेशित करना है तो उसे क्या करते हैं ना, थोड़ी सी एनर्जी दे देनी है। अगर आप थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे तो वो कैसा हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा, और उसके अंदर आ जाएंगे आवेश, और आवेश आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आ गए इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको तो सब जानते हो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये वैल्यू होती है और ये इसका मात्रक है। और ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। भैया तुमने इसको कितना रगड़ा, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन आए, 50 इलेक्ट्रॉन आए, 10 आए या 20 आए या 2 ही रह जाए, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। वो किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। जैसे कि मैंने बताया कि लोग भांति भांति प्रकार के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीपल होते हैं, जिनके पास गुस्सा थोड़ी मात्रा में, अगर किसी को धक्का दे दो तो किसी को उसमें गुस्सा ही नहीं आता है, हंस के टाल देता है। किसी को धक्का मार दो, तुमने धक्का कैसे मारा? किसी को धक्का मार दो तो पलट के सीधे जड़ देता है।
फिर वो ज्यादा आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से ही जैसे अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स होंगे, छड़ें होंगी अलग अलग प्रकार की, उसी प्रकार से उसमें भी आवेशों की मात्रा या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब अगर इतनी बात समझ में आ गई, आवेश समझ में आ गया और आवेश का मात्रक भी समझ में आ गया कि कूलाम होता है, तो भैया इससे विद्युत धारा कैसे बनेगी। तो साइंटिस्टों ने खोजा और समझा, जाना, पूछा, दौड़ते दौड़ते एक लोग चले आए, उन्होंने बताया भैया सुनो मेरी बात करा मैं आपसे, अगर आप इस वाले आवेश को ना ऐसे ऐसे दौड़ा दो, इस वाले आवेश को दौड़ा दो, मतलब मान लो अगर आपके पास एक वायर है और इसमें इस वाले आवेश मतलब QE को या फिर Q को दौड़ा दो, इसमें रनिंग करवा दो, जाओ दौड़ के हो जाके खूब तेजी से। अगर ये दौड़ जाता है ना तो ये समझ लो कि इसमें धारा बहने लगी। इसमें धारा क्या हुई? बहने लगी। तो उन्होंने कहा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आवेश प्रवाह दर को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और I बराबर Q/T होता है और इसका मात्रक जो है ना बच्चा वह एम्पियर होता है। ठीक, तो एम्पियर लिख दिया, ये बता दिया गया I = Q/T, ये इलेक्ट्रिक करंट मिल गया हमें। अब जैसे ही विद्युत धारा मिल गई तो अच्छा एक बात, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है और बचपन से क्वेश्चन है, मैंने बहुत क्वेश्चन पूछने वाला हूं और आप सबको सबके जवाब देने हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने कभी इससे पहले ही क्वेश्चन सुन रखा हो तो जरूर बताना कि सर मैंने क्वेश्चन सुन रखा है और इसका आंसर क्या है। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अगर ये आवेश किसी तार में बहते हैं, ठीक है, अगर आवेश किसी तार में बहते हैं तो अगर तार को कैंची से हम काटते हैं ऐसे, तो क्या ये जो बहने वाले आवेश हैं वो नीचे गिरने लगेंगे? क्या ऐसा होता है? क्या ये डेफिनेशन सही बताई गई है कि आवेश विद्युत धारा में बह रहे हैं, और अगर बह रहे हैं तो तार काटने पर आवेश गिरते क्यों हैं? ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहीं से भी सर्च मारिए, गूगल करिए और बताइए जरा हमें कि Q = जो Na दिया गया है, QNE, मतलब वो अगर बह रहा है किसी तार में और तार को काट दिया जाए तो क्या आवेश नीचे गिर जाएंगे? अगर आवेश गिरते हैं तभी तो ये डेफिनेशन सही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आवेश प्रवाह की दर को 1 सेकंड में बहने वाले आवेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम ने क्या बताया? ओम इस चैप्टर में बहुत तगड़े रोल प्ले करने आए हैं। इन्होंने कहा भैया देखो ऐसी बात, अगर आप लोगों ने अपनी गणित विद्या लगा ली हो, समझ लिया हो, सब कुछ जान लिया हो, तो एक बात मेरी भी सुन लो कि हम हैं भैया अनाड़ी नहीं खिलाड़ी। ठीक है, तो ये ले लिया रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में लगा दिया एक बैटरी लगा दी यहाँ पर, और इन्होंने कहा कि ये है एक सर्किट। सर्किट मतलब परिपथ, ये क्या है? परिपथ मतलब एक सर्किट है। तो इन्होंने डेफिनेशन कही कि ओम के नियम के अनुसार अगर किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ का मतलब समझ लो कि ये वोल्टेज अप्लाई होना चाहिए और कहीं से भी तार टूटा नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी बंद परिपथ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, उसको बदला ना जाए, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो परिपथ में लगाया गया विभवांतर या विभव हमेशा बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V is directly proportional to I। ये भैया ओम ने कह दिया। According to the Ohm's law, there is no change in physical condition of electric circuit, then the applied voltage is directly proportional to the flow of current। और यहाँ पे इन्होंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया और उसका नाम दे दिया R। अब भैया ये R क्या है? बहुत दुविधा थी और उस दुविधा को सॉल्व करने के लिए ये R डाला गया, क्योंकि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का साइन था और अनुक्रमानुपाती का साइन को हटाया गया और उन्होंने एक दुविधा भरा साइन डाल दिया R। ये डाला कैसे? जब उन्होंने एक काम किया, उन्होंने क्या किया
एक वोल्टेज अप्लाई किया और करंट फ्लो कराई, तो उन्होंने देखा कि भैया जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उतना वोल्टेज हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। इस वाला जो बल्ब लगा है या टीवी लगा है या पंखा लगा है, ये जो टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, ये कुछ भी हो सकता है, टीवी पंखा बल्ब कुछ भी हो सकता है। इसमें कुछ ना कुछ चीज है जिसके कारण जो वोल्टेज, मतलब अगर आप यहाँ पे 10 वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर हमें 9.93 समथिंग कुछ मिल रहा था, इतना ही मिल रहा था, पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं मिल रहा था। तो ऐसी क्या कंडीशन थी जिसके कारण इसमें इतना लॉस हो रहा था? तो इन्होंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया, उससे नाम दे दिया रेजिस्टेंस। क्या नाम दे दिया? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब हिंदी में होता है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध एक प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या होती है भैया? रोकथाम करता है। ये कहता है ये जो तार बह रहा है, तार में करंट आप बहा रहे हो, कह रहे हो तार में करंट बह कैसे रही है, मेरी परमिशन के बगैर कैसे बह सकती है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब इनका कहना है प्रतिरोध का, कह रहे भैया अगर आप यहां से बहोगे तो आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स के रूप में मैं आपका विभव या करंट जो है खा जाऊंगा। ये भैया वो खा जाती है। ये कहते हैं कि अगर किसी चालक में वैद्युत धारा बहेगी तो जो उसका विरोध करेगा वो कहता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी कि चालक का वह गुण जिसके कारण यह धारा के बहने का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा के बहने का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। सिंपल सा। तो प्रतिरोध हम लोगों ने जान लिया प्रतिरोध क्या होता है, और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। ठीक, ये सिंबल है ओम का। ऐसे करके चित्र बना देते हैं, साफ साफ देख लो, ये गए, ये ओम का सिंबल है। ठीक है, तो ओम जो है, ओम इसका मात्रक होता है। सो प्रतिरोध तक आप सभी लोगों ने जान लिया कि आखिरकार प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध तक जान लिया। एक बार जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और उसका रफे बना करके रख लेना, और अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी तो मेरे साथ साथ जरा थोड़ा सा लिख ले। तो आवेश क्या होता है? आवेश क्या है? किसी छोटी छोटी चीजों को आवेशित करने का गुण अगर किसी भी पार्टिकल में या किसी भी क्षण में या किसी भी धातु में आ जाता है तो उसे हम आवेशित होना कहते हैं, और उसमें क्या आ जाते हैं? आवेश आ जाते हैं। और आवेश Q = Ne होता है, जहां n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E = 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और वैद्युत धारा की अगर बात की जाए तो वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कैसे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, और इसका मात्रक एम्पियर होता है। I = Q/D। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आते हैं ओम्स लॉ, मतलब ओम के नियम में। ओम के नियम में हमने देखा था कि V is directly proportional to I। V is directly proportional to I, इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी बंद परिपथ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो किसी परिपथ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो लगाया गया विभवांतर या वोल्टेज, लगाया गया वोल्टेज बहने वाली धारा के डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होता है। When the physical condition of remains any closed circuit, the applied voltage is directly proportional to the flowing current in a circuit. V is directly proportional to I, and मैंने बताया एक चीज कि अगर ऐसा कुछ होता है कि करंट फ्लो कर रही है तो चालक में एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है which opposes the flow of current which is known as प्रतिरोध। The property of current which opposes the flow of current is called resistance। Okay, रेजिस्टेंस मतलब वह चालक का वह गुण जिसके कारण वो धारा के बहने का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक मतलब यूनिट ओम होती है। एक चीज और रह गया इसमें, वो देख लो कि ओम का ग्राफ कैसे बनता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर V वोल्टेज है और इसको हम ऐसे ऐसे करके वोल्टेज बांट देते हैं कि 1 2 3 4 5, तो करंट भी 1 2 3 4 5 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप
जो वोल्टेज है वो 1 देते हो तो करंट भी कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब ये ऐसे जुड़ जाएगा। अगर वोल्टेज 2 करते हो तो करंट भी कितनी होगी, 2 होगी, ये ऐसे जुड़ जाएगा। अगर वोल्टेज 3 देते हो तो ये भी 3 होगा और ये ऐसे जुड़ जाएगा। और 4 होगी तो ये ऐसे जुड़ जाएगा और ये 4, इसको कर्व में नहीं स्ट्रेट में रखना है। और ये भी अगर के 5 होगा तो ये 5 करके जुड़ जाएगा। और इन पॉइंटों को एज पॉइंट और द कॉर्नर वाले पॉइंटों को मिला दे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। और यही चीज शो करती है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब यह है कि V अनुपात I के है कि जैसे जैसे V का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे I का मान भी बढ़ता जाएगा। अब हमने जब पढ़ा था प्रतिरोध, प्रतिरोध पढ़ रखा है। प्रतिरोध के बाद अब हमें क्या पढ़ना है, प्रतिरोध के बाद हमें पढ़ना है इनका कॉम्बिनेशन। प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन जो है 2 प्रकार से होता है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, और दूसरा है समांतर। समांतर मतलब पैरेलल, ठीक, पैरेलल। पैरेलल पढ़ेंगे तो सीरीज और पैरेलल जो है इन दोनों की कॉम्बिनेशन है। इन कॉम्बिनेशन को हम जरा सा देख लेते हैं। और इन्हीं 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 7 नंबर का मिल जाता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 7 नंबर का मिल जाता है पेपर में। इसके बाद ओम का नियम आपका 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के बीच में एकदम 100% रहता है कि आता ही आता है। उसके बाद आवेश या विद्युत धारा की डेफिनेशन 1 नंबर में जोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से 10 मार्क्स का टोटल इस चैप्टर से पूछा जाता है। 10 मार्क्स आप मान लीजिए, 10 मार्क्स जो हैं आपके इस चैप्टर से निकल आएंगे। तो जल्दी से जल्दी हम सीरीज और समांतर के जरा प्रूविंग्स देख लेते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल कर लेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त। और आप लोग साइंस के पेपर में 10 नंबर पाने योग्य हो जाएंगे। तो आ जाओ जल्दी से, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी से। तब तक की अच्छा स्क्रीनशॉट तो सभी लोगों ने ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के बाद अब देखो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला जो सीरीज जिसे कहते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में कॉम्बिनेशन तो इसमें क्या होता है, 3 रेजिस्टेंस को हमें एक ही वायर में एक के बाद एक जोड़ देना होता है। अब देखो इसकी थ्योरी अगर लिखनी है तो भी बहुत आसान है। इसकी अगर थ्योरी लिखनी है तो भी बहुत आसान होता है। कुछ अभी सिंबल्स के बारे में वो भी मैं बता दूंगा कि कौन सा सिंबल्स क्या होता है। जैसे कि बैटरी का जो बड़ा वाला साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव और छोटा वाला साइन हमेशा नेगेटिव होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। और करंट फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये चीजें अब देखो क्या है, यहाँ पे एक सर्किट है, क्लोज सर्किट है, जिसमें R1 R2 ये मान लो बल्ब है, ये पंखा है और ये टीवी चल रही, तीनों चीजें हैं। इन सब में अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है। तो R1 R2 R3 3 पार्टों में हमने बता दिया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों प्रतिरोध किसमें एक ही तार में जुड़े हैं, अतः इनमें बहने वाली जो धारा I होगी वो सब में समान होगी। ठीक है, तो अगर I समान होगी तो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू, अगर हम पहले की बात करें तो V1 इज इक्वल टू I1 और R1 सॉरी IR1, क्योंकि एक ही तार है, क्योंकि बहने वाली धारा कितनी है इसमें एक ही है, एक ही धारा बहेगी मतलब I। और V2 इज इक्वल टू IR2, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। और V3 इज इक्वल टू IR3, ये इक्वेशन नंबर 3। टोटल की बात की जाती है, टोटल वोल्टेज मतलब कुल विभव या विभवांतर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देन V इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, IR1 IR2 और IR3, सिंपल सा। इसके बाद इन सब में कॉमन क्या है, V इज इक्वल टू देखो तो I कॉमन है सब में, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, सिमिलर से सारी वैल्यू रख दी। V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, चूंकि V अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक है, क्योंकि क्या होता है V अपॉन I इज इक्वल टू, यहाँ देखो
V दिया गया, इसके नीचे अगर अपॉन में I ले आएंगे तो V अपॉन I इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो इसको बदल देंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये होगी प्रूविंग पूरी। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यही मार्क्स जो 7 मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स में आपको लिखना क्या क्या होता है, इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में बता देंगे कि इसमें एक प्रतिरोध होता है जिसका एक सिरा किससे जुड़ा होता है, बैटरी के धन से जुड़ा होता है, धन सिरे से जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा जो होता है दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है। दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है वो तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तीसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है वो बैटरी के रेड से जुड़ा होता है। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हो कि हम एक तार कंसीडर करते हैं और कंसीडर करके उसमें 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 लगा दिए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रतिरोध जो है R1 R2 R3 लगा दिए जाते हैं तथा इसमें एक वोल्टेज जोड़ दिया जाता है बैटरी, और इसके द्वारा इस पर I धारा बहने लगती है। तब V IR से V1 IR1 V2 IR2 V3 IR3 तीनों रेजिस्टेंस के लिए ये हो जाएगा। टोटल वोल्टेज की बात करें तो V V1 V2 V3 V1 की वैल्यू क्या है IR1 IR2 और IR3 तीनों वैल्यू रखी। सब में I कॉमन था इसलिए सब में I कॉमन कर लिया। R1 R2 R3 अंदर बचा V अपॉन I। इसको जब इसकी बात करेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो V अपॉन I बराबर यहां से हम देख लेंगे ओम का नियम कहता है V इक्वल टू IR, I को इसके नीचे भेजेंगे तो V अपॉन I इक्वल टू R हो जाएगा और R इक्वल टू R1 R2 R3। ये जो है 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए या तो ये आएगा या तो पैरेलल सीरीज में आता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया है, इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसे कहते हैं पैरेलल मतलब समांतर क्रम में समायोजन। ओके, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए देखो क्या तरीका है, एक डब्बा बना लो, डब्बे में एक प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध और फिर तीसरा प्रतिरोध जोड़ दो फटाफट। यहां पे जोड़ दो एक वोल्टेज V और करंट फ्लो करा दो I या कैपिटल I जो भी फ्लो करा है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है तो इसमें बहने वाली धारा I1 होगी, इसमें बहने वाली धारा I2 होगी और इसमें बहने वाली धारा I3। क्योंकि पहले वाले फिगर में सिर्फ एक तार था और यहाँ एक पार्ट से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है किसी चीज को तो उसमें बहने वाली धारा भी कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। मान लो एक नदी थी, नदी में चाहे एक नदी में कितने भी नाले मिल जाए नदी की तरीके चलता चला जाएगा, लेकिन अगर उसी नदी को ऐसे ऐसे कई सारे भागों में बांट दोगे तो क्या नदी का पानी 3 जगह बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से I क्या है, एक तरीके की नदी होती है और अगर 3 तार मिल जाते हैं तो वहां पे बन जाती है 3 धाराएं अलग अलग I1 I2 I3। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज का मान समान होता है सब में। I1 R1 तो अलग अलग हो गया लेकिन वोल्टेज का मान समान होता है। तो पैरेलल वाले में V अगर IR देखा जाए तो इसमें वोल्टेज का मान समान होता है, अतः I निकाला जाएगा तो V अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 और I3 V अपॉन I3। इक्वेशन 1, 2 एंड 3। टोटल करंट की बात करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक करंट या फिर कुल वैद्युत धारा। कुल वैद्युत धारा क्या होगी, I I1 प्लस I2 प्लस I3 और वैल्यू पुट अप करेंगे तो V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। ओके, अब इन सब में कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन में आपको मिल जाएगा, कॉमन में आपको मिलेगा V 1 अपॉन R1। देखिए इन सब में यहाँ V है, यहाँ V है, यहाँ V, सब में से V निकाल देंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बच जाएगा। सारी चीजें सबके आपके सामने हैं। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, V IR निकाल ली, यहाँ से I की वैल्यू निकाली क्योंकि I जो है यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, उसमें वोल्टेज परिवर्तित हो रहा था, इसमें करंट परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए I1 I2 I3 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। क्योंकि V अपॉन R1 था तो यहाँ पे R1 हो गया, R2 हो गया और R3। V की वैल्यू समान रहेगी। समांतर श्रेणी में विभव का मान मतलब वोल्टेज का मान नहीं बदलता है, इस बात को याद रखेंगे सभी लोग।
और टोटल इलेक्ट्रिक करंट मतलब कुल वैल्यू धारा अगर निकल जाएगी तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। सब में V कॉमन था, ऊपर V सब में लिखा था, V को बाहर ले लिया और यहाँ बन जाएगा I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 R2 1 अपॉन R3। V अपॉन I को I अपॉन V यहाँ से निकाल लो, I अपॉन V इधर I लिखा था, इस V को इसके नीचे भेजोगे तो I अपॉन V इज इक्वल टू R 1 अपॉन R बन जाएगा, क्योंकि इसके नीचे I लाएंगे, इसके नीचे V आया तो I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R लिख लिया है। ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फाइनल आपकी प्रूविंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, R1 R2 और R3 की प्रूविंग कर ली। ये रही आपकी समांतर क्रम। ये कौन सा क्रम है, ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये समांतर क्रम का मेन फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ करेंगे और ये भी जो है 7 मार्क्स का आता है। तो चाहे श्रेणी क्रम आएगा या फिर समांतर क्रम आएगा, दोनों में से कोई एक क्रम लगा दिया जाएगा और बन जाता है। अब बात करेंगे इनसे बेस्ड न्यूमेरिकल। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से जल्दी जल्दी, ताकि आपको सब कुछ समांतर क्रम भी समझ में आ जाए, श्रेणी क्रम भी समझ में आ जाए, धारा सीख ली, करंट सीख लिया और चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही बचे। तो न्यूमेरिकल को ऐसा करते हैं, अब हम लोग नई वीडियो में करेंगे क्योंकि अभी ये ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो को देखते रहो और कमेंट करके जरूर बताना जो जो चीजें मैंने पूछी हैं या जो चीज समझ में आई है, जो चीज समझ में नहीं है। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा और आगे की वीडियो में उस तरीके की गलती ना हो या उसे सुधारा जा सके तो सुधारा जाएगा और आपको अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहो और लाइक करो, शेयर करो, जितने ज्यादा लोग तक पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। आज तक लव इज